हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज से आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल D1 अकेडमी पर रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सफल बैच। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, बैंक, रेलवे, GD या कोई भी स्टेट एग्जाम जैसे यूपी पैट, यूपी पुलिस या ऑल इंडिया कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि रीजनिंग आती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इस बैच में मैं हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। और कितना बेसिक से पढ़ाया जाएगा वो आपको इसी क्लास में खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी एग्जाम्पल कराए जाएंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज की जो क्लास है ये सफल बैच की क्लास 1 है और ये रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास है। जब ये रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज मैं कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ना ही किसी टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि टॉपिक तो आप कहीं से भी जाकर किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो आज हम रीजनिंग की इस इंट्रोडक्शन क्लास में क्या सीखने वाले हैं। आज हम इस रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ रीजनिंग के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। और अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इन बातों का पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, किन बातों के बारे में आज कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग क्या है। जब हम रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रीजनिंग है क्या। नेक्स्ट, हम रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं हम रीजनिंग। नेक्स्ट है रीजनिंग एग्जाम में आती क्यों है, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं क्यों है एग्जाम में, एग्जामिनर रीजनिंग देता क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से उनको डील करना है, क्या क्या अप्रोचेस लगानी क्वेश्चंस में, उसको भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है टीचर से क्यों पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, एक से एक अच्छी बुक है, तो हम टीचर से ही क्यों पढ़ें, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस को डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हमें पूरा सिलेबस पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट एंड लास्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ाने का तरीका एंड स्ट्रेटजी। जब आप मुझसे रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं जो हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। और मैं ज़रूरी समझता हूँ जब आप रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं कहीं से भी, तो आपको कम से कम इन पॉइंट्स के बारे में पता होना ही चाहिए। अभी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था, अब उनको 1 बाय 1 डील करने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी इनको सोल्व करने की कोशिश मत करना, इनको सिर्फ देखना है। जब मैं आपको कहूँगा ना सोल्व करने के लिए, आपको ये तब सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इधर लिखे क्यों हैं, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हैं इधर, मैंने जो बताया था ना अभी आपको 7 पॉइंट्स के बारे में, जब मैं उनको समझाऊंगा तो इनसे रिलेट करके समझाऊंगा। जब हम उन पॉइंट्स को इन क्वेश्चन से रिलेट करके समझेंगे ना तो हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पॉइंट को, व्हाट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग क्या है। जो आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना ही चाहिए कम से कम कि रीजनिंग होती क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल से हम पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की भी तैयारी कर रहे हैं और हमको यही नहीं पता कि एक्चुअल में रीजनिंग होती क्या है। अगर हमसे कोई पूछने लगे कि रीजनिंग क्या है, व्हाट इज़ रीजनिंग, तो आप क्या जवाब दोगे, क्या बताओगे उसको। आप ये ऐसे क्वेश्चन दिखाओगे कि ये रीजनिंग होती है, ये है रीजनिंग। भाई ये क्वेश्चन है, रीजनिंग नहीं है। और हाँ, आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको फालतू बातें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है ना अभी तक, कहीं तो पढ़ा ही होगा आपने, ऐसे मैं भी पढ़ा सकता हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिख दूंगा, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, कुछ भी कोई सा भी टॉपिक, और मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बट मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच का मतलब समझते हैं आप। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, जड़, बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, बिल्कुल जड़ से उखाड़ना। तो आज की जो क्लास है ना, ये रीजनिंग का फाउंडेशन है। ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग तर्क शक्ति, ये इसका फाउंडेशन है, इसका बेस है, इसके बारे में बताया जाएगा। आज किसी टॉपिक या चैप्टर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जब टॉपिक या चैप्टर के बारे में बताएंगे, कल को जो क्लास आएगी, तो उसमें बिल्कुल फाउंडेशन से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जो बताया जाएगा, आज इस रीजनिंग का फाउंडेशन है, तो इसके बारे में बताया जाएगा कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उनको डील करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी,
रीजनिंग पढ़ने की, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा, इस तरीके के जो बेसिक बातें हैं ना वो आज हम जानेंगे रीजनिंग में। तो इसका फाउंडेशन है। तो ये मत समझ लेना कि फालतू बातें बताई जा रही हैं। आज जो भी बताया जाएगा रीजनिंग से रिलेटेड ही बताया जाएगा, फालतू कुछ नहीं बताया जाएगा। तो आप इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पॉइंट पर आते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि व्हाट इज़ रीजनिंग, रीजनिंग क्या है। ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाई है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखते हैं इसको। द एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू फाइंड आउट द रीजन और लॉजिक, मतलब हमारे माइंड की एबिलिटी जिससे हम रीजन या कोई भी लॉजिक फाइंड आउट करते हैं उसको हम रीजनिंग बोलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसको वजह को तलाशना, उसकी वजह को फाइंड आउट करने का जो हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है उसी को रीजनिंग बोलते हैं। कुछ समझ आया? कुछ नहीं आया? कुछ तो आया होगा ठीक है। अगर नहीं भी आया जिसकी, तो अब समझ आ जाएगा, इसलिए तो ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। अब हम जो भी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया उनको इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला देखते हैं। हाँ, ये पहला और दूसरा ये दो क्वेश्चन जो है ना, अभी बिल्कुल वीडियो को अभी रोको और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ठोको। बिल्कुल इनके दोनों के कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं इधर। इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडिया के बाद न्यू दिल्ली लिखा है, तो पाकिस्तान के बाद यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा होगा। जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है यही हमें फाइंड आउट करना है। जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे उसी को रीजनिंग बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने की जो एबिलिटी होती है हमारे अंदर उसी को रीजनिंग बोलते हैं। तो इंडिया, न्यू दिल्ली, यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर लॉजिक लगा है कैपिटल का, कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली होती है। तो पाकिस्तान, यहाँ पर भी यही लॉजिक लगेगा, यहाँ पर भी कैपिटल का लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। इसका आंसर क्या हुआ, सी आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं। सुख, दुख, तो प्रेम का यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगा है। इसको भी फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी रीजनिंग लगाते हैं। सुख के आगे दुख लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका विलोम शब्द है। यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो विलोम शब्द वाला लॉजिक है। इसके लॉजिक में सुख का दुख, तो प्रेम का क्या होगा, झगड़ा। नहीं यार, झगड़ा तो नहीं होगा। प्रेम के बाद क्या होगा, घृणा। तो इसमें हमने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया, इसमें विलोम शब्द का लॉजिक था। तो इससे हमें ये पता चला कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगे हुए थे। उन लॉजिक को फाइंड आउट करना ही क्या होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, रीजनिंग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखो किससे रिलेटेड है, कौन सा सब्जेक्ट है, इंडिया, न्यू दिल्ली, पाकिस्तान, कौन सा है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सुख, दुख, प्रेम, ये हिंदी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन, इसका तो कुछ पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ पता ही नहीं इसका। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये ऑब्वियस ही बात है मैथ से रिलेटेड है। ये मैथ से रिलेटेड है, कुछ हिंदी से रिलेटेड है, कुछ ज्योग्राफी से, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं, साइंस से भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि रीजनिंग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। इसमें जो है बहुत कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, तो ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। और इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे आप बीए करते हैं, कुछ इंग्लिश से करते हैं, कुछ हिस्ट्री से करते हैं, पीएचडी करते हैं, कोई मैथ से करता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट से करता है, बीएससी, बीएड, ये भी कई सब्जेक्ट से होती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मैंने जो पीएचडी की है वो रीजनिंग से की है, मैंने बीएससी रीजनिंग से की है, बीए रीजनिंग से किया है, बीटेक रीजनिंग से किया है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता तो इससे बीए, बीएड, बीए, पीएचडी, बीएससी, कुछ ना कुछ तो होता है इससे भी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें तीन बातों को पता चलता है कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग एक एबिलिटी है हमारे माइंड की जिससे हम रीजन या कोई भी लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात ये है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। एंड लास्ट बात ये है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हम रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं हम रीजनिंग? इसका सीधा सा और सिंपल सा आंसर यही है कि रीजनिंग एग्जाम में आती है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अगर ये एग्जाम में नहीं आती तो हम क्यों पढ़ते इसको? नहीं पढ़ते ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग एग्जाम में आती ही क्यों है? क्यों आती है रीजनिंग एग्जाम में? अभी हमने पढ़ा था कि रीजनिंग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें जो कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अभी हमने देखा था मैथ से, कभी हिंदी से, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्जामिनर हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों बनाया गया रीजनिंग को और क्यों इसको एग्जाम में दिया जाता है? अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका दोस्त है राहुल, नाम तो सुना ही होगा, राहुल। ये आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है और ये आपका क्लासमेट भी रहा है। तो आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब ये पढ़ने में कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है और इसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, समझदारी कितनी है इसको। जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो किस तरीके से डिसीजन लेता है, सही डिसीजन लेता है या गलत डिसीजन लेता है, वो सब आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और मान लो ये तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की। किसकी तैयारी कर रहा है? ये तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की। जब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, अगर इसका सिलेक्शन हो जाए तो क्या होगा? इसे अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छी सैलरी दी जाएगी इसको, और इसको पावर मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगा। जब गवर्नमेंट इतना कुछ देती है इसको, तो गवर्नमेंट का भी तो हक बनता है इसके बारे में जानने का कि ये कैसा है, पढ़ने में कैसा है, समझदारी कितनी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनके पास जाएगी कि हाँ भाई बताइए कैसा है, इसकी फैमिली से पूछेगी कैसा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। क्या करती है गवर्नमेंट? एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और इसी के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और डीप जाया जाए, अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएँ तो गवर्नमेंट पता क्या करती है? गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के माइंड की दो क्वालिटी को चेक करती है। जब वो जॉब देती है ना गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट भी स्टूडेंट की माइंड की दो क्वालिटी को चेक करती है। वो कौन कौन सी क्वालिटी, मैं बताता हूँ आपको। पहली क्वालिटी है हमारे माइंड की रटने वाली क्वालिटी, रटने वाली। और दूसरी क्वालिटी है हमारे माइंड की समझने वाली क्वालिटी। कौन सी है? समझने वाली क्वालिटी, कि हम कितने समझदार हैं, डिसीजन लेने में हमारा माइंड कैसा है, इस तरह की क्वालिटी, समझने वाली क्वालिटी। तो गवर्नमेंट जो है दो क्वालिटी चेक करती है स्टूडेंट की। अब ये कैसी क्वालिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स? 3 इडियट्स आमिर खान की। उसमें रेंचो का रोल किसने करा? आमिर खान ने। रेंचो कौन था ये? आमिर खान। तो इसके जो माइंड की क्वालिटी थी वो समझने वाली क्वालिटी थी। और दूसरा कौन सा था? साइलेंसर। उसको क्या बोलते थे वो? साइलेंसर। क्या नाम था इसका? चतुर। इसके जो माइंड की क्वालिटी थी वो कैसी थी? इसके माइंड की क्वालिटी थी रटने वाली क्वालिटी। ये रट कर याद करता था, आपने देखा होगा, और ये समझ कर याद करता था। तो गवर्नमेंट जो मांगती है ये माइंड की दोनों क्वालिटी को मांगती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो हमें इन दोनों की क्वालिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए, रटने वाली भी और समझने वाली भी। अगर आप ज़्यादा आमिर बनने की कोशिश करोगे तो जब भी नहीं हो पाएगा, और अगर आप ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करोगे तब भी नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है? हमारे माइंड की दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है एग्जामिनर से कि मुझे जो है स्टूडेंट की दोनों क्वालिटी चेक करनी है, स्टूडेंट के माइंड की दोनों क्वालिटी चेक करनी है, रटने वाली भी और समझने वाली भी। तो कुछ इस तरीके क्वेश्चंस बनाना है एग्जाम में जिससे कि इन दोनों क्वालिटी को चेक किया जा सके। तो एग्जामिनर क्या करता है? रटने वाली क्वालिटी को चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है? एग्जाम में कुछ किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देता है? कौन से होते हैं रटने वाले सब्जेक्ट? जैसे जीएस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ वैसे रटने वाला है नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, मैंने इसी में रख दिया है मैथ। अब बात आती है एग्जामिनर ने रटने वाली क्वालिटी चेक करने के लिए क्या सब्जेक्ट थी? जीएस से क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश से, हिंदी से, मैथ से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब बात आती है समझने वाली क्वालिटी को कैसे चेक किया जाए।
तो एग्जामिनर ने एक नया टॉपिक बनाया, उसको बोलते हैं रीजनिंग। क्या बनाया? रीजनिंग। अगर हमें समझने वाली क्वालिटी चेक करनी है स्टूडेंट की, तो रीजनिंग से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एग्जामिनर क्या काम करता है? समझने वाली क्वालिटी चेक करने के लिए रीजनिंग से क्वेश्चंस देता है। कैसे देता है? देखो, जीएस से क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, आप रट कर इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप रट कर नहीं जा सकते। आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखना आप, ये क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, इसको तो हम कर सकते हैं। जैसे ये कैपिटल वाला है और ये विलोम शब्द वाला है, इसको तो हम रट कर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं ना रीजनिंग में, वो हम रट कर नहीं कर सकते। जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे आप? इस तरीके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगाओ? कैसे रट कर जाओगे? इसमें कोई रटने वाला लॉजिक नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देखना, ये बोर्ड मार्क्स से आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। प्लस को माइनस बना दिया जाए, माइनस को प्लस बना दिया जाए, तो आप किस तरीके से करोगे? और आपने टॉपिक पढ़े होंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। इसमें हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक मिलेगा। तो आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस को रट कर नहीं जा सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रीजनिंग एग्जाम में क्यों आती है। क्यों आती है रीजनिंग एग्जाम में? ये रीजनिंग एग्जाम में इसलिए आती है जिससे कि आपके माइंड की समझने वाली, समझदारी वाली क्वालिटी को चेक किया जा सके, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करेंगे, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको जो है ना रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बिल्कुल सही मानने हैं। जो भी एग्जामिनर ने बोल दिया क्वेश्चन में, वो हमें बिल्कुल सही मानना है। जो भी दिया है क्वेश्चन वो बिल्कुल हमें सही मानना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है। अपना दिमाग चलाओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। चलो, जैसे ये है ना, ये क्वेश्चन है, कुछ इंसान कुत्ते हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ये कहा है कि कुछ इंसान कुत्ते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि कुछ इंसान कुत्ते हैं। और यहाँ पर सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, मतलब कुत्तों को बिल्ली बना दिया, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम में जाते हैं, वो देखते हैं कुछ इंसान कुत्ते हैं, अरे कुछ इंसान कुत्ते हैं, इंसान कुत्ते कैसे हो गए भाई? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सभी कुत्ते बिल्लियाँ, अरे सभी कुत्ते बिल्लियाँ, ये चल के रहा है भाई? इंसान कुत्ते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये एग्जामिनर कर क्या रहा है? ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मैं नहीं करूँगा इसको, स्किप कराते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। जो एग्जामिनर ने बोल दिया ना, वो समझ लो बोल दिया, और वो बिल्कुल सही है, हमें बिल्कुल सही मानकर चलना है, ठीक है। पहली बात तो ये। नेक्स्ट बात आती है, एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चंस देता है रीजनिंग के, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा कर देता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ऐसे ही वो उठाकर बिना लॉजिक के कोई क्वेश्चंस नहीं देगा, ठीक है। तो हमें उस लॉजिक को पहचानना होता है बस, ठीक है। हम लॉजिक को कैसे पहचानेंगे? जब भी वो क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा, उस लॉजिक के साथ हिंट जरूर देगा कि एग्जामिनर ने जो भी लॉजिक लगाया है वो क्या लॉजिक लगाया, उसका हिंट ये है कि इस हिंट में से आप उस लॉजिक को पहचानो। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या क्या आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं पता अभी, तो हम क्या करेंगे, इसका हिंट देखेंगे। इसमें क्या लॉजिक लगा है हमें नहीं पता अभी, तो हम क्या करेंगे, इसका हिंट देखेंगे कि इसमें कोई हिंट दिया हुआ है या नहीं लॉजिक पहचानने के लिए। तो हमने देखा यहाँ पर ये हिंट दिया हुआ है, ये क्या है, ये हिंट है, इसमें लॉजिक पहचानना है। तो इसमें हमने लॉजिक क्या पहचाना, इंडिया ही कैपिटल है, ये हिंट दिया था, इंडिया के बाद न्यू दिल्ली लिखा है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें कैपिटल वाला लॉजिक लगा है, ये हिंट जो दिया है। तो यहाँ पर भी हमें इसका लॉजिक पहचानना है, ये वाला ही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। तो पाकिस्तानी कैपिटल क्या होती, इस्लामाबाद, हमने इसका आंसर ये लगा दिया। तो हमें क्या दिया था, हमें लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए पहले हिंट दिया था। तो कोई भी क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, हमें एग्जामिनर हिंट जरूर देता है। तो हमें हिंट कैसे देता है वो, देखो एग्जामिनर जब भी हिंट देगा लॉजिक का, तो वो दो तरीके से दे देता है। पहला, या तो वो हिंट क्वेश्चन में देता है, और कभी कभी ऐसा होता है वो लॉजिक जो है ना, वो हिंट जो है ना, वो ऑप्शन में भी देता है और क्वेश्चन में भी देता है। आपने देखा नहीं होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से सोल्व करने पड़ते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेकर सोल्व करने पड़ते हैं। वो क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो लॉजिक जो है ना, उनका लॉजिक डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं मिल रहा होता है, तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस हमें ऑप्शन से सोल्व करने पड़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसमें क्या हुआ है, 8 की 9 से मल्टीप्लाई की गई है। क्या हुआ है यहाँ पर, 8 की मल्टीप्लाई बाई
9, 9 से मल्टीप्लाई किया गया इसको, तो आंसर कितना है 72। यहाँ पर देख ला, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की गई, यहाँ से मल्टीप्लाई हुई है 11 की, और यहाँ पर 9 की, और यहाँ पर 12, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई की गई, यहाँ पर 10 की। तो हमें क्या पता चला, आंसर क्या होगा इसका, आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई की गई थी, यहाँ पर ये हिंट दिया गया था, हिंट में हमने लॉजिक फाइंड आउट किया, क्या लॉजिक था, 9 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर भी क्या है 9 की मल्टीप्लाई, तो आंसर ये हो गया। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन जो दिए हैं, ये भी इसी क्वेश्चन के हैं। अब इसमें देखो, अगर मान लो ये ऑप्शन ना आए, ये ऑप्शन ना दिया जाए, अगर ये दिए जाए ऑप्शन, तब क्या क्या आंसर होगा इसका, तब फाइंड आउट करो। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर ये ऑप्शन में ना हो, ये वाले ऑप्शन हो, तब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई की गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है 12 से, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ पर 12 से, और यहाँ पर भी 12 से, और यहाँ पर 15 से। अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई है। अब इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए इसका आंसर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो 9 से मल्टीप्लाई थी, यहाँ पर 9 से तो किसी की मल्टीप्लाई है नहीं, तो आप ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी मत समझ लेना कि ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो भी दिया है, मैंने बोल दिया था ना, जो भी दिया है उसको सही मानना है। तो ये क्वेश्चन भी सही मानना है, ये ऑप्शन भी सही मानना है। अगर ये ऑप्शन दिए हैं तो ये सही मानने, ये दिए हैं तो ये सही मानने। अब हमें इसका आंसर पता लगाना है। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगाए, 8 के बाद क्या आता 9, तो यहाँ पर क्या गया +1, इसमें +1 करके 9 से मल्टीप्लाई, +1 से इसमें मल्टीप्लाई की गई। 8 के बाद क्या था 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 11 के बाद क्या आता है 12, 11 + 1, 11 + 1 कितना हुआ 12, 12 से मल्टीप्लाई की। यहाँ पर 12, यहाँ पर तो प्लस ही नहीं हुआ, यहाँ पर और माइनस हो गया, यहाँ पर कोई प्लस नहीं हुआ। तो इस समय क्या पता चला, +1 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, तो आंसर क्या हुआ इसका ए, ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें लॉजिक तो लगा था, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक। इस वाले ऑप्शन में तो हमने डायरेक्ट देख लिया कि क्वेश्चन में जो हिंट दिया है हमारा उसी से काम हो गया। लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए हमारे, इसमें हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन से काम नहीं चला, डायरेक्ट क्वेश्चन में जो हिंट दिया है उससे काम नहीं चला। किससे काम चला, हमें हेल्प लेनी पड़ी ऑप्शन की, ऑप्शन की हेल्प से तब हमें इसका आंसर पता चला। ठीक है, तो एग्जामिनर जब भी हिंट देता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगा, उसी से लॉजिक फाइंड आउट कर लोगे आप। कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन से भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। हिंट जो देता है कभी कभी वो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में दे देता है। जैसे एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आपको कमेंट बॉक्स में। 10, 5 + 4 × 2, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं इसमें। 10 / 5 2 + 4 × 2, 2 + 4 × 2 8, आंसर कितना है 10। ऑप्शन क्या हमारा बी मिल गया ऑप्शन। अगर किसी वजह से ये ऑप्शन में ही ना हो तो तब क्या होगा, जैसे इसके ऑप्शन हम न्यू ऑप्शन बनाते हैं, 8, 12, 16, 24। अब इसका आंसर बताइए, अब इसका आंसर क्या होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो 10, तब इसका आंसर क्या होगा। अब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं दोबारा। देखो हमने बोर्ड मास का रूल लगाया, यहाँ पर बोर्ड मास, पहले हमने डिवाइड को सोल्व किया, फिर पहले डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई को यहाँ पर किया, फिर प्लस किया, बोर्ड मास का रूल लगाया। अब हम इसको करते हैं डायरेक्ट सोल्व बिना बोर्ड मास के। 10, 5 + 4 × 2 डायरेक्ट लेते हैं। 10 / 5 2 + 4 × 2, 2 + 4 6 × 2, 6 × 2 12। अब इसका आंसर क्या हुआ 12 ऑप्शन में है, हाँ ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि रीजनिंग में जो है बोर्ड मास का ही रूल लगाएंगे। इसमें हो सकता है कि बोर्ड मास नहीं मांग रहा हो, उसने लॉजिक अलग लगाया हो, वो हमसे अलग तरीके से दिमाग लगवाने की सोच रहा हो। तो हमने क्या किया, आपके बोर्ड मास का रूल ही नहीं लगाया, हमने इधर से ऑप्शन, इधर से सारे जितने भी साइन थे उनको सोल्व करना शुरू कर दिया। तो हमारा आंसर क्या है 12। तो इससे हमें ये पता चलता है
कि एग्जामिनर जो है, जो हिंट देता है ना लॉजिक के, वो क्वेश्चन में भी दे सकता है और ऑप्शन में भी दे सकता है। ठीक है, तो हमने इससे क्या जाना, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, हमें कैसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को, कैसे सोल्व करना है। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन दिया है वो हमें बिल्कुल सही मानना है, जो भी दिया है हमें बिल्कुल सही मानना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना। दूसरा, हर क्वेश्चन में लॉजिक जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर देगा एग्जामिनर, हमें उस लॉजिक को फाइंड आउट करना है। उस लॉजिक के साथ एग्जामिनर हिंट जरूर देता है। तो हिंट हमें कहाँ देखना है, हमें क्वेश्चन में हिंट देखना है। किसी वजह से अगर क्वेश्चन में ना मिले तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये मत समझ लेना कि ये गलत क्वेश्चन है। कभी कभी हिंट जो है वो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में देता है, तो हमें ऑप्शन की हेल्प से भी सोल्व करने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी पड़ती। तो कब हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती, कब नहीं लेनी पड़ती, ये सब जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी इस बात की टेंशन मत लेना। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टीचर से क्यों पढ़ें। जब मार्केट में एक से एक बढ़िया बुक अवेलेबल है, एक से एक बेहतरीन बुक अवेलेबल है, तो हमें टीचर से क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ें हम टीचर से। तो मैं आपको बताता हूँ टीचर से पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहले देखते हैं डाउट क्लियरिंग। जब हम किसी बुक से कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डाउट आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं, उसको पढ़ते हैं। मान लो किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट आने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम पूरे ही चैप्टर को स्किप कर देंगे, क्योंकि बुक से तो हमारा समझ नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, पूरे ही चैप्टर को स्किप कर देंगे और हम सोचेंगे कि ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है। लेकिन जब हम टीचर से पढ़ते हैं, जब हमारा डाउट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत अपने टीचर से डाउट पूछते हैं कि सर हमारा ये डाउट है, इसको क्लियर कीजिए। टीचर आपका डाउट क्लियर कर देता है, तो आप क्या करते हैं, आप उस चैप्टर को स्किप नहीं करते हैं, फिर उसको आप और आगे सोल्व करते हैं, है ना। तो ये होता है। तो पहला पॉइंट क्या था, डाउट क्लियरिंग। टीचर से जो हम अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, बुक से हमारा इतने अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हो पाता, अगर डाउट आता है तब। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। बुक से जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारा मन होता है तब हम पढ़ लेते हैं, मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ते। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन में कई चैप्टर पढ़ देते हैं, कई चैप्टर निपटा देते हैं, 5-5, 6-6 चैप्टर। बट कभी कभी ऐसा होता 15-20 दिन हो गए बट हम एक ही चैप्टर भी नहीं पढ़ पाए। तो ये क्या होता है, ये हमारी होती कंसिस्टेंसी। जब हमारा मन हुआ हम पढ़ लिए, नहीं किया मन तो नहीं पढ़ा। लेकिन टीचर क्या होता है, टीचर आपको रोज डेली एक क्लास देगा, चाहे वो आपको थोड़ा ही पढ़ाएगा बट पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली तो पढ़ेंगे कम से कम। आप ऐसे तो नहीं कि आप कई दिन स्किप कर देंगे, आप डेली पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, टीचर से पढ़ेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आती है प्रैक्टिस की। जब प्रैक्टिस की बात आती है, जब टीचर प्रैक्टिस कराता है ना, तो टीचर एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कराता है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराता है। बट बुक में कभी कभी हमको ऐसा देखने नहीं मिलता है। तो टीचर क्या करता है, टीचर हमको बताता भी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन पर ध्यान नहीं देना है। तो पूरी प्रैक्टिस जो कराता है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराता है, पूरे पैटर्न को देखते हुए पूरी प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। देखो बुक जो बनाई जाती है ना, ये बुक्स जो बनाई जाती हैं वो सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाई जाती हैं, चाहे स्टूडेंट वीक है या इंटेलिजेंट है, सबको देखते हुए बुक्स बनाई जाती हैं। और उनमें जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो भी बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि सभी स्टूडेंट समझ जाए, चाहे कितना भी कमज़ोर है, हर स्टूडेंट को वो समझ में आ जाए। इस तरीके का सॉल्यूशन दिया जाता है हर क्वेश्चन का। तो ये सॉल्यूशन जो होता है ना बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा भी होता है ना। अगर हम इसको करने लग गए एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन टीचर क्या करता है, टीचर क्या करता है, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ट्रिक्स लेकर आता है, कुछ ना कुछ टेक्निक्स लेकर आता है। हर क्वेश्चंस को सोल्व करने की नई नई टेक्निक्स बनाता है, नई नई ट्रिक्स बताता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हम सेकंड्स में ही कई सारे क्वेश्चंस निपटा देते हैं, है ना। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा टाइम बचता है टीचर से पढ़ने से। और टाइम का ही खेल होता है एग्जाम में, एग्जाम में टाइम का ही खेल है। जिसने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस लगा दिए उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो सभी कर देंगे, बट डिपेंड करता है कितने टाइम में कर रहे हैं। अगर आपने रीजनिंग में टाइम बचा लिया तो आप दूसरे सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छा टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम को ठीक से मैनेज कर पाएंगे आप। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन। जब आपको टीचर पढ़ाता है ना, तो आपको पूरी स्ट्रेटजी बताता है कि हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में टाइम कम होता है, तो आपको बताता भी है कि टाइम बहुत कम है,
इतने टाइम में हमें इतने चैप्टर पढ़ने हैं और इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बताता है और आपको मोटिवेट भी करता रहता है साथ साथ में। तो आप जब मोटिवेट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है टीचर से पढ़ने के कुछ फ़ायदे हैं। डाउट क्लियर होता है ठीक से, कंसिस्टेंट रहते हैं आप, प्रैक्टिस ठीक से हो पाती है, अच्छे क्वेश्चंस कराता है लेटेस्ट। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम की बचत होती है, नई नई ट्रिक्स सीखने मिलती है और स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजी बता कर देता है टीचर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं टीचर से पढ़ने के। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर से ही पढ़ें, आपका जैसा मन करे आप वैसे पढ़ सकते हैं। मेरा बताने का फ़र्ज था कि टीचर से पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग का जो कंप्लीट सिलेबस होता है, जो हमको रीजनिंग में पढ़ना होता है, वो ये है पूरा कंप्लीट सिलेबस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हमारे पूरे सारे चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग में आते हैं और हम जो हमारा फाउंडेशन बैच है ना, सफल बैच, इसमें सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं बता देता हूँ एक बार रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये क्या होता है वर्बल और नॉन वर्बल? देखो वर्बल में जितने भी चैप्टर्स आते हैं इनमें सभी में जो है लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, सब में भाषिक, ये भाषा है ना, सब में भाषा होती है, ठीक है। और नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल में कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, इसमें आकृति दी होती है, फिगर्स दिए होते हैं, हमें उनको देखकर पहचानना होता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स में कि हमको आकृतियों को पूरा करना होता है, कहीं पर इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, तो इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसमें आकृतियों को देखकर ही पहचानना होता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसी वजह से रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होता है पता? स्टूडेंट्स की जो माइंड की जो जनरल एबिलिटी होती है ना, सोचने समझने की, इन चैप्टर्स के जरिए उनको पहचाना जाता है। स्टूडेंट की जनरल एबिलिटी को, मतलब ये कितना सोच सकता है, क्या किस तरीके से एनालाइज कर सकता है, उसकी जो है इन चैप्टर्स के द्वारा हम उसको चेक करते हैं। अब बात आती है एनालिटिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है? स्टूडेंट्स की एनालाइज करने की जो पावर होती है ना माइंड की, उसको चेक करने के लिए इन चैप्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको एनालिटिकल रीजनिंग में डाला गया है। तो इसमें क्या होता है, कुछ सिचुएशंस दे रखी होती है, क्वेश्चंस में कुछ सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशंस इसमें भी होती हैं, इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें क्या होता है, उन क्वेश्चंस को देखकर एनालाइज करना होता है, उन्हें एनालाइज करके हम क्या डिसीजन लेते हैं, कितना सटीक हम आंसर देते हैं, उसको चेक किया जाता है एनालिटिकल रीजनिंग से। तो आपको समझ आ गया होगा कि जनरल मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। अब एक बार मैं पूरा सिलेबस आपको बता देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। पहला है ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, डाइस, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, रैंकिंग, क्लॉक एंड क्यूबॉइड। एनालिटिकल रीजनिंग में देख लेते हैं सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, वेन डायग्राम, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट एंड इनइक्वालिटीज। नॉन वर्बल में देख लेते हैं मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, completion of figures, grouping of figures, embedded figures, series, analogy, classification, dot situation, figure formation, ये आता है नॉन वर्बल में। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे हैं इस सिलेबस में, कोई भी चैप्टर्स बचा हुआ नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और हाँ आप बोलोगे कि कोडिंग डिकोडिंग तो है नहीं इसमें, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहाँ है, डिक्शनरी और जम्बलिंग, ये कहाँ पर है चैप्टर्स? देखो ये दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे डिक्शनरी, जम्बलिंग, लेटर एनालॉजी, और भी होते हैं। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में क्या कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज, ये बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो इनको हम उसी टाइम पर देखेंगे जब हम इनका ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लेना, एक बार
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। इन दोनों में के अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो एक बार आप देख लेना, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, और इनको भी नोट कर लेना। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस। रीजनिंग का जितना भी कंप्लीट सिलेबस होता है वो सारा ये है, ठीक है। अब हम इसको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमें इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वो क्या है? वो है हमारी स्ट्रेटजी। क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज़ मेरा पढ़ाने का तरीका एंड स्ट्रेटजी। इससे पहले जितने पॉइंट्स हैं हम इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब बात आती है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है कंप्लीट सिलेबस। ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, सफल बैच, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, सफल बैच, तो इसमें जितना भी मैंने यहाँ पर सिलेबस कराया था वो सारा इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ। सारे चैप्टर्स इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। और सिलेबस कंप्लीट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? स्टूडेंट के लिए सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब होता है कि आपने क्लास ली, मान लो कोई भी चैप्टर है, अगर उसको कंप्लीट करना है तो किस तरीके से कंप्लीट होगा। आपने क्लास ली उस चैप्टर की, जितने भी क्लास थी सारी क्लास ली और उनके हैंड टू हैंड नोट्स भी बनाए आपने, तो ये होता है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मतलब उनके क्लास तो देखनी है, उसके साथ नोट्स भी बनाने हैं, ये होता है सिलेबस कंप्लीट होना। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन, वो क्या करते हैं, कोई भी नोटबुक उठाई, रफली या कहीं भी फेयर, चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, कहाँ पर थ्योरी लिख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इससे उसके साथ क्या दिक्कत आती बाद में, एक तो रिवाइज करने में दिक्कत आती। रिवाइज कैसे करेगा वो, फिर वही क्लास उठाएगा, दोबारा से क्लास देखेगा रिवाइज करने के लिए, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए ना ठीक से, तो आपको रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैं आपको भी बता देता हूँ, जब आप मुझसे पढ़ेंगे ना रीजनिंग, तो पहले एक नोटबुक लेना है, रीजनिंग की नोटबुक बनानी है और क्लास के हैंड टू हैंड नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स बनाने, ठीक है। मैं आपको कोई भी नोट्स या PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आपको खुद को मेहनत करनी है, अपने खुद के नोट्स बनाने, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर किस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम चैप्टर को, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक टू एडवांस, बेसिक से पढ़ना और एडवांस तक लेकर जाना है। जैसे ही हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले उस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको बताऊँगा उस चैप्टर के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, हर तरीके से मैं उसको बताऊँगा। बिल्कुल फाउंडेशन लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेस। और उसमें जितने भी टाइप वाइज होंगे ना, जितने भी टाइप होंगे, सारे टाइप्स को बिल्कुल लेवल वाइज कराया जाएगा। लेवल वाइज उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे हर टाइप के। क्वेश्चंस कौन से होंगे? क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कौन से? जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए, जैसे 2025 में, 24, 23 में जितने भी एग्जाम हुए ना, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसमें, ठीक है। और किस तरीके से कराए जाएंगे? पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कराए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, बेसिक से करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक्स ही बचाती हैं हमारा टाइम। और टाइम की वैल्यू आप समझती हैं कंपटीशन में कितनी है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लास रिकैप। क्लास को रिकैप कैसे करेंगे? जैसे हमने आज क्लास ली है, क्लास जैसे ही एंड होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा कि आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा। ये होता है क्लास का रिकैप। क्लास का रिकैप दिया जाएगा लास्ट में। और उसके बाद आता है नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया, नोट्स में प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, खुद के नोट्स बनाने अपने। देन आता है होमवर्क, कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर टेबल्स, मतलब पहाड़े, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ट्रिपलेट्स, प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर्स। कौन से लेटर्स हैं? जैसे ABCD, इनकी प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट लेटर। ये जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे है ना, तो आप क्वेश्चंस को सेकंड से बना दोगे। क्योंकि रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, इनमें से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। और अगर आपके ये फिंगर टिप्स पे है ना, तो आप इन दोनों चैप्टर्स के बहुत अच्छे से और एकदम से क्वेश्चंस कर दोगे, बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें इनको लेकर चलना है, बहुत अच्छे से मैं इनको कराऊंगा आपको। और ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दे दूंगा, 8-8, 10-10, 2-2, 3-3 लेकर चलेंगे, और आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा आप पे, और बहुत अच्छे से आप याद भी कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास।
इसमें एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया, इसका थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, हमें पता होना चाहिए ना, जब हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए हमें कि रीजनिंग क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हम रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम रीजनिंग, इसके बारे में हमने जाना। रीजनिंग एग्जाम में आती ही क्यों है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट था हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन से सोल्व करना है या ऑप्शन से सोल्व करना है या क्वेश्चन के साथ ऑप्शन की हेल्प लेकर सोल्व करना है, ये हमने जाना था। इसमें टीचर से क्यों पढ़ें, टीचर से पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैंने आपको बताया था। सिलेबस क्या है, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट था मेरा पढ़ाने का तरीका, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिला होगा आज। जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो मिला ही है, और जो पुराने हैं मुझे पूरी उम्मीद है उनको भी कुछ ना कुछ आज नया सीखने ही मिला होगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको इधर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एक न्याय निगमन से क्वेश्चन था, सिलोगिज्म से, कि कुछ इंसान कुत्ते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अगर आपने ये बैच पूरा कंप्लीट कर लिया, एक बार अगर आपने ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर रीजनिंग आती है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल बच कर नहीं जाएगा। कैसा भी एग्जाम हो, कोई भी डिफेंस हो, डिफेंस से, बैंक से, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बचने वाला आपसे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और जो हमारा ये फाउंडेशन बैच है इसकी शुरुआत होगी ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध। पहला चैप्टर क्या हुआ, ब्लड रिलेशन, उसके साथ हम कल फिर से मिलते हैं। और हाँ, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सिलोगिज्म से, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। थैंक यू।